राइट। तो ये है भाई, नाइन्थ क्लास पेपर ईयर 2024, ग्रुप 2 इंग्लिश का पेपर है। ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही जो है हम करेंगे, हालशुदा हैं। तो हम इनका एक नज़र जायजा लेते हैं। और ये तैयारी करने के सिलसिले में ये बहुत अच्छी एक मैं सजेस्ट करता हूँ, ये तजवीज़ करता हूँ कि आप रोज़ाना एक पेपर सॉल्व करें। तो चूंकि इस पेपर से हेल्प ली गई है, ये वजह भी है, और वाकई ये टिप्स सॉल्व्ड अप टू डेट पेपर्स, ये समझ लें कि एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए मस्ट हैं। जो स्टूडेंट्स जो अपनी क्लास में टॉप करने वाले नहीं हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ से क्वेश्चन देखें, यहीं से आंसर देखें और उनको लिख लें। ताहम मजीद इसमें क्या अच्छा हो सकता है, वो भी मैं आपको गाइड करता जाऊंगा साथ साथ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेपर वन की, ग्रुप 1 की जो है पेपर जो है, उसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है। तो आज मैं ग्रुप 2 की जो है वीडियो बनाने लगा हूँ। तो आप स्टार्ट करते हैं। 19 मार्क्स का पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसके डिफरेंट हिस्से हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनको टैकल कर सकते हैं। अब इसकी हदायत क्या है? फोर अपोजिट आंसर, सॉरी, फोर पॉसिबल आंसर्स ए बी सी एंड डी टू ईच क्वेश्चन आर गिवन। चार जवाब दिए गए हैं, ए बी सी और डी। हर सवाल के आखिर में चार जवाब हैं। द चॉइस विच यू थिंक इज करेक्ट, जो आपको बेहतरीन लगता है, जो आंसर आपको ठीक लगता है, फिल दैट सर्कल इन फ्रंट ऑफ दैट क्वेश्चन विद मार्कर और पेन, पेनिंग इन द आंसर बुक। तो जो भी आंसर आंसर बुक में ये होता है कि क्वेश्चन के नंबर लिखे होते हैं, उसके सामने ए बी सी डी लिखा होगा। तो दायरे लगे होंगे, उन दायरों के अंदर ए बी सी डी लिखा होगा, और जो आपको सही लगे उसको आप, उस सर्कल को आपने अब मार्कर से या पेन की इंक से आपने उसको फिल कर देना है। उसके बाद है कटिंग और फिलिंग टू और मोर सर्कल्स will result in a 0 mark in that question। अगर आपने दो सर्कल जो हैं उनको फिल कर दिया, या सर्कल को फिल करके काट दिया, या एक से ज्यादा सर्कल जो हैं वो लगा दिए, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो गलत हो जाएगा। अब आगे जी स्टार्ट करते हैं। आगे फर्दर इंस्ट्रक्शन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप विद बबल्स। जो सही है आंसर उसको आप लिखें। अच्छा जी, ये है आज, आई हैड डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। ये मेरे ख्याल में ग्रुप 1 में भी ये आया है, और शायद ये रिपीट हो गया है। चलो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये चूंकि पास्ट है, इट स्टार्टेड, ये S+2 इसको मैं कहता हूँ, यानी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ये पास्ट होता है। तो पास्ट में प्रेजेंट नहीं आता, मोस्टली नहीं आता। कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उनका पास्ट नहीं होता। तो पास्ट में प्रेजेंट नहीं आता। वो सिर्फ वो सेंटेंस जो हैं पास्ट में प्रेजेंट शक्ल में लिखे जाते हैं, जिनका पास्ट होता ही नहीं है। तो हम बाद में किसी वक्त जो है, किसी मौके पर उनको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम पेपर की तरफ चलते हैं। तो हम जो है, लिहाजा ये वाला गलत हो गया। विल जो है ये भी पास्ट नहीं है, ये भी गलत हो गया। हैड के बाद लिविंग आ ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन हमारे पास रह गई कि ये जो है लेफ्ट लिखेंगे। और अब क्योंकि S+1 होता है, यानी सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म आ सकती है, सब्जेक्ट के साथ दूसरी फॉर्म आ सकती है, सब्जेक्ट के साथ तीसरी फॉर्म नहीं आ सकती, यानी S+3 नहीं होता है, और सब्जेक्ट के साथ इंक फॉर्म भी नहीं आ सकती। तो ये तो उस वजह से गलत हो गया। सब्जेक्ट ये तो हैड के साथ तो सिर्फ थर्ड फॉर्म आती है। चार अल्फाज ऐसे हैं, हैज है, हैड और बीइंग के, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो लिहाजा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यही एक ठीक रह जाता है। अब आगे चलते हैं। दे डैश फॉर लंदन टुमारो। अब ये चूंकि फ्यूचर है, फ्यूचर की दो निशानियां हैं, विल और शैल। जिसमें विल शैल होगा वही ठीक है। तो फ्यूचर के लिए टुमारो फ्यूचर है, तो ये विल हमें एक ही है, ये करेक्ट है, बाकी सबको देखे ही ना। फ्यूचर की दो ही निशानियां हैं, विल और शैल।
अच्छा जी, द सन डैश इन द वेस्ट। क्योंकि ये रोजाना एक काम होता है तो ये S+1 होता है, यानी इसमें इज़ामार नहीं होता, सिर्फ पहली फॉर्म होती है। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये ठीक है। ये क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि सूरज एक है, अगर एक से ज्यादा सूरज होते तो फिर मैं ये वाला लिखता। एक सूरज है, उसके साथ पहली फॉर्म आई है, यानी सिंगुलर के साथ जब पहली फॉर्म आती है तो उसमें साथ एस लगाते हैं। तो सूरज एक है और इसके साथ पहली फॉर्म जब आएगी तो एस या ई एस लगेगा। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये वाला ठीक है। ठीक हो गया जी, जो काम रोज होता हो वेस्ट प्लस वन टाइप सेंटेंसेस होते हैं। और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, लेकिन S+1 कहना मुझे ज्यादा आसान है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब जी नंबर 4 है, शी डैश प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock। 2 बजे से, ठीक है। जब सिंस आ जाए, फार आ जाए, तो समझे हैज बीन, हैव बीन या हैड, इनमें से कोई एक आना है, ठीक है। तो शी के साथ ये तो इज नहीं आ सकता, ये भी बात भी गलत है। हैज बीन, हैव बीन, इनमें से एक आना है, चूंकि शी के साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, लेकिन सिंगुलर आई यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई यू के अलावा जितने सिंगुलर हैं उनके साथ हैज आता है, हैव नहीं आता है। तो लिहाजा ये वाला ठीक हो गया। उसके बाद है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज। अब ऑलवेज आ गया, हमेशा। तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट रोजमर्रा का काम है, तो S+1 टाइप सेंटेंस होगा, यानी जमा नहीं आएगा, पहली फॉर्म आएगी। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, ठीक है। अब ये वर्क्स क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट होता तो मैं ये लिखता, ज्यादा स्टूडेंट्स है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, लिहाजा S नहीं लगेगा जब पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। S+1 टाइप सेंटेंस सेंटेंस था, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म थी। तो जब सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म आती है, सब्जेक्ट एक ज्यादा हैं, तो फिर हम एस नहीं लगाते। एक हो तो एस लगाते हैं, लेकिन वो एक आई यू नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं जी, स्पेलिंग करेक्ट। Choose the word with correct spelling and fill up the bubble sheet। ठीक है, आप मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो गैर हलशुदा पेपर लेते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं कि कौन सा वाला सही है, ट्राइयां मारते हैं, तो उसमें गलत हो सकता है। तो गलत को पढ़ने की क्या जरूरत है, लिखने की क्या जरूरत है? हमने वो पढ़ना ही नहीं, लिखना ही नहीं। तो सब पहले जो है, जब तक मैं तो कहता हूँ हर वक्त कभी भी आप रॉन्ग ऑप्शन ना पढ़ें, तो ठीक ऑप्शन जो है आप उसकी तरफ जाएं। तो स्पेलिंग है स्टर्लिंग, STERLING, स्टर्लिंग। और हिस्ट्री, HISTORI। और ये क्या भाई, मीडिया, MEDIA, मीडिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और उसके बाद ये और दो स्पेलिंग और भी होंगे, एक है। चलो, वीन्यू, सॉरी वेंचर। वेंचर की स्पेलिंग है VENTURE, वेंचर। तो मैं तो ये तजवीज़ करता हूँ, आप कभी भी गलत स्पेलिंग ना पढ़िए, ठीक है, कि दिमाग में कहीं सेटल ही ना हो। तो एग्जामिनेशन में दे देते हैं, ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि स्टूडेंट्स को जो है चार रास्ते बताए जाएं, फिर कहा जाए एक में, इनमें से एक ठीक है, वो कौन सा है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझ के इस तरह के, लेकिन इसका स्टूडेंट को फायदा भी होता है कि उनका चांसेस हो जाते हैं कोई ना कोई ठीक होने के। अच्छा, ये वर्ड पैगन मीन्स, पैगन का क्या मतलब है? पैगन ये है, वैसे तो वो मक्का के सरदार थे, यहाँ पे डिसबिलीवर यानी कुफार जो थे उनको पैगन कहा गया था। और द वर्ड पिवट मीन्स, पिवट का मतलब है सेंट्रल पॉइंट, CENTRALPOINT, सेंट्रल पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद जो है, भाई साहब, the little birds are piping yet the underlined word is a synonym of। अच्छा जी, इसको जो है
पाइपिंग का क्या मतलब है? सिनोनिम्स का होता है, वर्ड मीनिंग होते हैं। पाइपिंग का मतलब है ट्विटरिंग। ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना। चिरपिंग की साउंड जो है वो देते हैं ट्विटर। अच्छा जी। उसके बाद है जी द वर्ड इनॉर्मिटी मीन्स। इनॉर्मिटी का क्या मतलब है? इनॉर्मिटी बहुत बड़ा, संजीदा। इनॉर्मसनेस, ठीक है। इनॉर्मस बहुत बड़ा होना। इनॉर्मसनेस बड़ा, किसी चीज का वजूद का बड़ा होना जो है वो इनॉर्मिटी होता है। आगे है एस्टोनिश मीन्स। एस्टोनिश हैरान हो जाना। एस्टोनिश मीन्स सरप्राइज। ये भी हो गया जी। और उसके बाद हमारे 14 हो गए। ये याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ लेते, कभी कभी एंटोनिम्स पूछ लेता है या अपोजिट पूछ लेता। हाँ, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। और यहाँ ग्रामर में मैं थोड़ा सा वीक हूँ, इस लिहाज से कि मैं बहुत ही डिटेल्स, इंतहाई डिटेल में मैं नहीं जाता। जो नेसेसरी होती ग्रामर जितनी नेसेसरी है मैं सिर्फ उतना याद रखता हूँ। मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान ये याद रखता हूँ। और ये कि पहली फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होनी है, दूसरी कहाँ होनी है, तीसरी कहाँ होनी है, और इंग फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होनी है। तो वर्ब का इस्तेमाल जो है, यही ग्रामर है मेरे नज़दीक। ये ग्रामर का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो कवर होता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामर में बहुत सी टर्में आएंगी, तो कहीं कहीं हो सकता है, आई डोंट फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मुझे ज़्यादा एतमाद नहीं होता। तो गलत भी हो जाए तो आई डोंट केयर, ठीक। लेकिन चूंकि दिस इज एग्जामिनेशन गुड दैट समवन, किसी ने ये यहाँ पे निशान लगाया हुआ है और ये अच्छा किया हुआ है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। इसलिए मैं हर शुद्ध पेपर को बहुत ज़्यादा तरजीह देता हूँ। तो दिस इज द गर्ल, ये है वो लड़की, डैश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। लड़की जो, हु का मतलब कौन भी होता है, हु का मतलब जो भी होता है। तो जो क्लास में फर्स्ट आई, दिस इज अ गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। विच ज्यादातर चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुज तो यहाँ पे आना ही नहीं, हुज का मतलब होता है किसको, किसका। हुज किसका, होम किसको, तो ये तो नहीं आएंगे। तो जो, हु का मतलब जो भी होता है, कौन भी होता है। सवाल हो तो हु का मतलब कौन, क्योंकि ये सवाल नहीं है यहाँ से पता चल रहा है, तो इसका मतलब है जो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। We watched him go। अच्छा जी। The underlined word is a an। अच्छा, ये क्या है भाई? ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। इन्फिनेटिव होता क्या है? ये पहली फॉर्म से पहले अगर टू लग जाए तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर ग्रामर के असूल के मुताबिक तो टू लगना चाहिए। वी वांट हिम टू गो। लेकिन कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि टू का इस्तेमाल नहीं करते। तो वी वांट हिम गो, हम उसको देखते रहे और जाते हुए को। तो यहाँ पे गो जो है ये इन्फिनिटिव है। अच्छा जी, उसके बाद है हु इज डैश फॉर दिस chaos। हु इज, ये चारों में से एक लगाना भाई, ठीक है। एडजेक्टिव कौन सा आएगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस chaos। ये जो चीजें बिखरी पड़ी हैं, बेतरतीबी है, इसका कौन जिम्मेदार है? chaos, बेतरतीबी। ये जो बेतरतीबी है इसका कौन जिम्मेदार है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस chaos। आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेज। इनमें से कौन सा एक फ्रेज है? फ्रेज होता है जिस नामुकम्मल मीनिंग के देने वाले अल्फाज का मजमूआ जो कि मुकम्मल मीनिंग ना देता हो। तो इसमें ये दिया हुआ इन एन अनवाइज मैनर, ठीक है। यानी बेवकूफाना अंदाज में, गैर अक्लमंदाना तरीके से, इन एन अनवाइज मैनर। तो ये जो है ये फ्रेज है। अच्छा जी, ओवर देयर हैंग्स अ बेल, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा देते। इज वेल, ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस है। इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं है। ये वाला जो है इसके मुकम्मल मीनिंग नहीं है। इन एन अनवाइज मैनर, एक अभी मैंने क्या कहा था, गैर अक्लमंदाना तरीके से। The boy laughs loudly and the underlined word is a an, ठीक है।
ये है भाई इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं और इंट्रांजिटिव होते हैं। इंट्रांजिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो या आई एम सॉरी, ये मुर्गा जो है हमारा आने दी जा रहा है। ओके। द बॉय लाफ्स लाउडली, लड़का बुलंद आवाज से हंसता है। तो ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब का ही पूछा उसने कौन सा है। लीजिए जी, ये खत्म हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। और जी जी, नाइन्थ क्लास, ईयर 2024, ग्रुप टू, सब्जेक्टिव टाइप। तो सेक्शन वन, पहले हमने जो किया है क्वेश्चन वन किया है, उसके 19 सब सब पार्टीशन उसके 19 मार्क्स के लिए उसकी डिवीजन की थी, यानी 19 डिफिकल्टीज थी। अच्छा, ये क्वेश्चन टू कहता है आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कोई से पांच के जवाब दें। सवाल, आठ सवाल दिए गए हैं, कोई से पांच आपने करना है। तो हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट से शोर कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है गाड़ियों का सड़क पे आना जाना, ये जो है चीजें को लेके जाना लेके आना, किसी भी तरीके से। ये बाई एयर भी हो सकता है, समुद्रों के जरिए भी हो सकता है, जैसे बड़े बड़े जहाज सामान लेके जाते हैं, लोगों को भी लेके जाते हैं। तो इनसे शोर कैसे होता है। Transport is a source of noise pollution because of noise from the different vast means and due to needless honking by drivers. अच्छा जी, जो नॉइज पोल्यूशन जो है, दे ज्यादातर ड्राइवर्स जो हैं आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट नॉइज पोल्यूशन, ठीक है जी, क्योंकि वो दे डू नीडलेस हॉकिंग। तो यहाँ से जो है आप देख लें, ट्रांसपोर्ट इज द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकॉज ऑफ नीडलेस हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। ये यहाँ से बाकी ये वाला काट दें आगे। ट्रांसपोर्ट इज अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकॉज ऑफ नीडलेस हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। एक लाइन आपकी कट हो जाएगी, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। What kind of precautions may reduce noise coming from electric devices? अच्छा जी, क्या एहतियात की जा सकती हैं, एहतियाती इकदामात, प्रिकॉशंस, एहतियाती इकदामात किए जा सकते हैं शोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से होने वाले शोर को कम करने के लिए। मोबाइल फोन को आप साइलेंट लगा दें, ठीक है। मोबाइल फोन शुड बी केप्ट ऑन साइलेंट मोड, एक बात। Noise producing agents, loudspeakers, and other electric devices must be used with appropriate manners. ठीक है। These precautions will reduce noise pollution। ठीक है, वहाँ में जो म्यूजिक है, we should not listen or play music very loudly, एक बात ये भी है। और वर्किंग आवर्स हैं, वी शुड उनकी भी हमें केयर करनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पे लिखा है मोबाइल फोन शुड बी केप्ट ऑन साइलेंट मोड, एक बात है। नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, वो चीज़ें जिनसे शोर होता है, लाइक लाउड स्पीकर्स हैं एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मस्ट बी यूज्ड विद अप्रोप्रिएट मैनर्स। तो मुनासब जो है तौर तरीके से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बीस भी कम, इतना ही काफी है, ठीक है। आगे ये इसकी एंड वाली लाइन बेशक काट दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे है जी। व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। डैफोडिल से क्या, किस चीज की अलामत है नज़म में। डैफोडिल्स रिप्रेजेंट नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। डैफोडिल से हैं वो कुदरती मनाजर जो हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, और इन कुदरती मनाजर का इंसानी इंसान क्या असर होता है इसके बारे में बताते हैं। आगे, व्हाट डज द लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फ्रॉम अस। वतन से मोहब्बत हमें किस हमसे किस चीज का मुतालबा करती है।
The love of our country demands from us to rectify our mistakes, कि हम अपनी गलतियां ठीक कर लें, and work according to the wishes of our कायद और कायदिज्म की हदायत के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें। What was the first revelation? पहली revelation क्या थी? पहली जो वही थी वो क्या थी? तो वो थी read in the name of thy Lord, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से। दाई का मतलब यू होता है, ठीक है। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, इंसान को पैदा किया एक जमे हुए लोथड़े से। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ो तुम्हारा जो है रब है वो बहुत रहीम है। हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन, इंसान को वो सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। अल्लाह ताला ने इंसान को लिखना पढ़ना सिखाया, और ये सिर्फ खूबी इंसानों में है, जानवरों में नहीं होती है। What message do you get from life of Hazrat Asma रदियल्लाहु ताला अन्हो, रदियल्लाहु ताला अन सॉरी अनहा, रदियल्लाहु ताला अनहा की जिंदगी से आप क्या, हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से आप क्या सबक सीखते हैं? वी गेट मैसेज ऑफ जनरोसिटी, हमें उनकी जिंदगी से पैगाम मिलता है फराख दिली का, bravery बहादुरी का, एंड सेक्रीफाइस और कुर्बानी का। फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की लाइफ से हमें पैगाम जो मिलता है वो है फराख दिली का, बहादुरी का और कुर्बानी का। आगे चलते हैं जी। फ्रॉम विच एबिलिटी वर द अरब्स, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, अरब जो हैं किस खूबी की वजह से मशहूर थे? उनकी मेमोरी अच्छी होती थी या लुकेंट से होते थे? द अरब्स वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी, अरबों की जो है याददाश्त बहुत अच्छी होती थी, एंड एबिलिटी ऑफ एलोकेंस, और वो बात करने में बहुत रवानी रखते थे। ये आखिरी क्वेश्चन, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, मीडिया कैसे हमें एंटरटेनमेंट मुहैया करता है? यहाँ से शुरू करें। इट डिस्प्लेस म्यूजिक, ड्रामास, मैचेस, movies and different entertaining items for us. It displays, खाली इसको प्लेस कर दे, ठीक है। टीवी प्लेस म्यूजिक, ड्रामा, मैच, मूवीज लाइक दिस। और रेडियो जो है, रेडियो आल्सो entertains the listeners with music, songs, stories, drama and so on. Newspapers also give short stories, sports news, poems and essays are full of humor and wit. तो इस तरह से मीडिया हमें एक एंटरटेनमेंट फॉर्म करता है। बस। उसके बाद है सेक्शन 2, ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, कोई से दो की उर्दू कर दें। मैं ही कर देता हूँ। अरेबिया इज a land of unparalleled charm and beauty. अरेबिया की सरजमीन बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली जमीन है। With its trackless deserts of sands and dunes, इसके सहरा जो हैं उनमें टीले हैं और उनमें रास्ते नहीं होते हैं। In the dazzling rays of the tropical sun, और ये लैंड जो है इस पर अम, सूरज की तपस जो है वो इसको खूबसूरती बख्शती है। It's a starry sky, इसके तारों भरे आसमान, has excited the imagination of poets and travelers, उसने शायरों के और मुसाफिरों के ख्यालात को अम, मुतहर्रिक किया है।
It was in this land, यही वो जमीन थी, that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam खातमुन नबिय्यीन was born, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे पैदा हुए, in the city of मक्का, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, और ये शहर मक्का से तकरीबन 50 मील, सॉरी, बहरे अहमर से तक, मक्का जो है ये बहरे अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। दूसरा पैराग्राफ है जी, द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल। ये कायदे आज़म वाली बात हो रही है, कायदे आज़म की जिंदगी की ज्यादा जद्दोजहद वो हुई, फॉर ए सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, was based on the pivot of Muslim unity, और कायदे आज़म की सारी जद्दोजहद का मरकज जो था, उसकी सारी जो बुनियाद जो थी, वो मुसलमानों का इत्तेहाद था, एंड द वननेस एज ए नेशन, और ये कि बरसगीर के मुसलमान एक बतौर एक कौम अपना किरदार प्ले कर रहे थे, अपना किरदार अदा कर रहे थे। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान के बारे में बात बताते थे, इन सच क्लियर टर्म्स, इन साफ साफ अल्फाज में, दैट इवन ए कॉमन मैन could अंडरस्टैंड इट, कि एक आम आदमी भी उनकी बात को समझ सकता था। सी, आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, ये वो नर्स वाली है, ऑल इज नॉट लॉस्ट। मैंने हीरा पर तवज्जो देना जारी रखा, और उसको यानी उसकी मदद करना जारी रखा। बट शी वॉज नॉट में, अच्छी यहाँ पे मैं जो है अल्फा उर्दू को ठीक रखता हूँ, मीनिंग यहाँ पे ले लेता हूँ, और जब आपने ट्रांसलेशन करनी है आपने उर्दू ठीक रखनी है। बेशक एक सेंटेंस के दो बना लें काट के, या अल्फाज को भी अगर आपने मफहूम मतलब चेंज ना हो तो अल्फाज बेशक चेंज होने कुछ नहीं होता। तो आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा की मदद करना जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो जल्दी से ठीक नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी her lie on a bed in a miserable state। मैं उसको देखकर इतनी ही मजबूर थी जितनी कि वो खुद थी, जो कि बड़ी अ, दुखी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। ठीक है। तकलीफ दे हालत में, मिजरेबल स्टेट, तकलीफ दे हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस, क्या मैं अपनी बात को सच साबित कर सकूंगी, कर सकती थी, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर के सामने। सीनियर डॉक्टर का ये मशवरा था कि वो उस पर ज्यादा तवज्जो ना दे और दूसरे मरीजों को देखे, लेकिन इस नर्स का ये ख्याल था कि अगर इस पर तवज्जो ना दी ये मर जाएगी, तो लिहाजा डॉक्टरों की मर्जी के खिलाफ, चूंकि काट तो ये ड्यूटी ही रही थी, डॉक्टरों ने ज्यादा इसको इंटरप्ट नहीं किया, तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से इसने इजाजत भी ले ली उसको अकेला ना छोड़ने के लिए। तो चूंकि वो डॉक्टरों की हदायत से कुछ उलट जा रही थी, तो लिहाजा वो ये सोच रही थी अगर वो उसको कुछ हो गया तो डॉक्टर कहेंगे तुझे कहा नहीं था, एक बंदे पे इतना टाइम नहीं लगाना, उसने तो मर ही जाना था। ठीक है। तो अगर वो दिल में दुआ कर रही थी कि उसका ये पेशेंट बच जाए, ताकि ये बात साबित हो जाए कि वो बिला वजह दे हैं, इस पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो उसका मिशन था कि किसी न किसी की लाइफ, उस खतून की लाइफ बचा ले। तो ये सोचते हुए वो कह रही थी दिमाग में, कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस, क्या मैं अपनी बात को सच साबित कर सकूंगी, कर सकती थी, बिफोर द सीनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के सामने। आई डिड नॉट लूज होप, मैंने जो है मैं ना उम्मीद नहीं थी, मैंने उम्मीद नहीं खोई थी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैंने बड़े सब्र से उसकी मदद करना जारी रखा, एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर, और उसको हिलाती जुलाती रही और उसके हाथ पांव को हरकत देती रही। नहीं भाई, दूसरी सबके तर्जुमे लिखे हुए थे, मैंने तो ऐसे ट्रांसलेशन कर दी, चलो कोई बात नहीं।
अच्छा जी, ये वो जिनको उर्दू लिखना नहीं आती है वो ये पैराग्राफ नहीं है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं कोई से लोग, उनको सिंपल इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, हमने तो उर्दू में कर दिया। आगे, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, ये पोएम जो है इसकी समरी कहीं लिखी हुई है, और फॉर आंसर सी पेपर कौन, अब 2019 में कौन है हमको, मैं तो बता देता हूँ। ये तो राइटर जी है, अपने घोड़े पर बैठा जंगल में होता है, सर्दियों का मौसम है, हवा चल रही है, बर्फबारी हो रही है, जंगल है, इर्द गिर्द कोई घर नहीं है, कोई रुकने की जगह नहीं है। तो शायद जो है वो, उसको पता है कि वो जंगल किसके हैं, लेकिन जंगल का जो मालिक है उसको ये पता नहीं है कि जो शायर है, यानी ये क्या नाम था उसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, वो जंगल में अपने घोड़े पर बैठा रात के टाइम कहीं जा रहा है। तो उसको नहीं पता कि, हाल उसको क्या एतराज होना था, वैसी बात उसने बताई है कि उसको, यानी वो नहीं पता था कि उसके जंगल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट रात को गुजर रहा है। उसका घोड़ा जो है वो भी इस बात को बड़ा उसको अजीब सा लगता है कि, और वो के करीब कोई घर नहीं है, तो शायद वहां पे क्यों रुका हुआ है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि उसको रुकना चाहिए। तो शायद जो है वहाँ रुकना, रुक कर मौसम का जो है उसकी खूबसूरती से वो देखना चाहता है, लेकिन वो रुक नहीं सकता क्योंकि उसको बहुत तवील फासला तय करना होता है। वो आराम नहीं करता, आराम का सोच भी नहीं सकता, लिहाजा क्योंकि उसको भी तवील फासला तय करना था आराम करने से पहले। तो ये कहानी है, तो जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में। ये मतलब तो पोएम के अल्फाज तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग ये है कि इंसान जो है उसको अपनी जिंदगी में बहुत मशक्कत करना पड़ती है, और मरने तक जो है वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो उसका काम खत्म नहीं होता, लिहाजा वो अपनी मर्जी से कहीं आराम नहीं कर सकता। तो रेस्ट का मतलब यहाँ पे, यानी मरने के बाद जो रेस्ट है उसकी तरफ इशारा है। और सफर जो है वो जिंदगी का टाइम है, और घोड़ा जो है वो हमारी उम्र है जिस पर हम बैठे हुए हैं। अच्छा जी, यदि आंसर, ये आगे जो है उसने कहा कि इसको कहीं 2019 में ये आज का समरी लिखी हुई है, आप देख लेंगे कभी आएगी। या फिर ये है, पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन्स इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो ये ना, फॉर ऑफ व्हेन आई ऑन माय कोच आई लाई, ये दूसरी पोएम में से ये लाइनें ली गई हैं, डेफोडिल्स में से। और ये लाइनें जो हैं ये लिखी गई हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनको लिखा हुआ है, और ये पोएम की आखिरी लाइनें हैं। और वो शायद ये कहता है कि अब जब कभी वो, पहले उसने खूबसूरत फूलों का मंदिर देखा और काफी देर हो गई, अब वो दोबारा जो है वो वहाँ उस जगह पे नहीं गया है, लेकिन उसकी यादों में वो खूबसूरत मंदिर बाकी है। अब जब वो कहीं उदास होता है, अकेला होता है, सोच विचार में होता है, परेशान होता है, तो ऐसी हालत में उसके दिमाग में वो खूबसूरत फूलों का मंजर आ जाता है, और वो उनकी खूबसूरती के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और उसको अपना गम और तकलीफ भूल जाती है। तो ये जो है वो कहना चाह रहा है। रोस्ट when in on my couch I lie, जब भी मैं अपने सोफे पर बैठ लेटा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, कुछ कोई सोचने वाली कोई खास बात नहीं, खाली दिमाग के साथ पड़ा होता हूँ या फिर उदास होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे जो हैं ये डेफोडिल्स हैं, डेफोडिल्स हैं मेरे दिमाग में आ जाते हैं, जो दिमाग की आंख से उनको देखना शुरू कर देती है, यानी उसकी यादों में ताज़ा हो जाते हैं, विच इज bliss ऑफ सॉलिट्यूड। और ये तन्हाई की एक बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान खूबसूरत चीज़ों को, कोई ना कोई खूबसूरत मंजर उसके दिमाग में आ जाता है। अगर इंसान भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, मसरूफ हो, तो फिर जो है ये ऐसे कुदरती मनाजर की यादें जो हैं इंसान के दिमाग में नहीं आती।
एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्स, और जब उसके दिमाग में डैफोडिल्स का ख्याल आता है तो वो खुश हो जाता है, उसका दिल खुशी से नाचना शुरू हो जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और जैसे डैफोडिल्स जो हैं वो समुद्र के किनारे नाच रहे होते हैं, उसी तरह से राइटर भी जो है वो नाचना शुरू कर देता है। लें जी, उसके बाद अरेबिया है, मिस हो गया था। कंटेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोएट एक्सप्रेसेस, यहाँ पे आपने वो लिखना है। ये रेफरेंस है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसके मजीद कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, यानी ये बात कहाँ से हो रही है। द पोएट एक्सप्रेसेस द फीलिंग, ये सारी मुख्तसर समरी आपने पोएम की लिख देनी है। द पोएट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर when he enjoys the sight of daffodils, जब वो फूलों को देखता है growing on the side of a lake, the sight leaves a permanent effect on his memory, सारा मंजर उसके दिमाग पे एक अच्छी याद जो है बनाता है। Whenever he is alone and relaxing on his couch, जब कभी वो आराम कर रहा होता है या परेशान होता है, he begins to think of those daffodils, वो उन खूबसूरत फूलों के बारे में सोचता है। and then he feels extremely happy, और फिर वो अपनी परेशानी भूल जाता है और खुश हो जाता है। Explanation है, in the given lines of the poet says that whatever he is trying, whenever says that whenever he is lying on his couch, जब भी शायर जो है अपने सोफे पर लेटा होता है, इन his vacant और thoughtful mood, कभी क्या कहेंगे इसको, जब उसके पास कोई काम नहीं होता, अपने फारग वक्त में या परेशानी की हालत में, द ब्यूटिफुल साइट अपीयर्स बिफोर हिम, तो फूलों का मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। द जॉयफुल मोमेंट हैव बिकम ए पार्ट ऑफ पोएट्स मेमोरी, ये खूबसूरत मंजर उसकी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। समटाइम्स अ पोएट इज थॉटफुल, कभी कभी थॉटफुल मूड, कभी कभी शायर अपनी सोचों में गर्क होता है। एंड समटाइम्स ही इज void ऑफ एनी थॉट्स, और कभी कभी उसका दिमाग बिल्कुल फारग होता है, वो आराम की हालत में होता है। बट इन बोथ these situations the memory of the daffodils, beautiful scene of daffodils, दोनों हालतों में जो खूबसूरत फूलों की जो याद है, sparks in his imagination, उसके ख्यालों में रोशन हो जाती है। एंड ही फील्स वेरी हैप्पी, और वो बहुत देन ही फील्स वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हो जाता है। His loneliness is filled with pure joy, उस तन्हाई में उसको एक खालिस खुशी हासिल होती है। His heart, like the daffodils, begins to dance, उसका दिल फूलों के साथ नाचना शुरू कर देता है। Then, according to the poet, it is according to the poet। लो जी, हम कहाँ से ऐसे रुकावट डाल दी। According to the poet शायर के मुताबिक, it is also a blessing of being alone, कि तन्हा बैठना भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। गलत बटन दब गया था। अच्छा जी, आगे है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूज एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस और idioms इन योर ओन सेंटेंसेस। ये नीचे जो दिए गए हैं 8 हैं, ये वर्ड्स भी हैं, कहीं फ्रेजेस हैं, कहीं idioms हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई से 5 को उनको फिक्रों में इस्तेमाल करें। तो ये अल्फाज हैं केयर, रैपिड, आगे है वही डिटरमेंट, सरप्राइज, नेशनलिज्म, अलेविएट, स्पार्कल एंड पास थ्रू। केयर, शी टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, ठीक है, छोटा सेंटेंस है। रैपिड,
The rapid growth of population is causing many problems। बिल्कुल अच्छा सेंटेंस है। यानी जब बढ़ती आबादी से बहुत से मसाइल हो रहे हैं। और शी टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की देखभाल करती है। डिटर्मेंट, पक्का इरादा। डिस्पाइट फेसिंग मैनी ऑब्स्टेकल्स, बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद। शी रिमेन्ड डिटर्मेंट, वो अपने फैसले पर कायम रही। टू अचीव हर गोल्स, अपने मकसद को हासिल करने के। आगे है सरप्राइज। ही वॉज सरप्राइज टू सी मी, वो मुझे देख के हैरान हो गया। नेशनलिज्म, वतन की मोहब्बत। वी आर नॉट बिलीवर्स ऑफ नेशनलिज्म, हमारा नेशनलिज्म पे ईमान नहीं है। हमारे इस्लामिक ब्रदरहुड, बल्कि इस्लामी भाईचारे पर हमारा ईमान है। हमारे ईमान की बुनियाद इस्लामी भाईचारा है, कौमियत नहीं है। हम इस किसी को पसंद नापसंद उसकी कौमियत की वजह से नहीं करते हैं, बल्कि उसके अच्छा होने की वजह से करते हैं। alleviate, her nice attitude alleviated my worries, उसका जो अच्छा रवैया था उसने मेरी परेशानियों को कम कर दिया। sparkle, she still has a sparkle in her eyes, आज भी इसकी आंखों में चमक बाकी है। ठीक है, sparkle। pass through, वन हैज टू पास थ्रू, एक शख्स को गुजरना पड़ता है। मैनी डिफिकल्टीज टू रीच हिज गोल, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आगे ये ऑप्शन है, या तो स्टोरी लिख लें, लेटर लिख लें, या डायलॉग लिख लें। तो मैं जो है वो तरजीह देता हूँ कि आप लेटर लिखें। ठीक है, लेटर की प्रैक्टिस करें, लेटर लिखें, लेटर याद करें। तो अगर ना हो तो फिर आप डायलॉग लिखें। वो भी ना हो, स्टोरी अच्छे से आती हो, तो फिर आप स्टोरी की तरफ जाएं। सबसे ज़्यादा चांसेस जो है मार्क्स मिलने के हैं वो इसमें लेटर में है, या फिर डायलॉग में है। एंड में अगर आप स्टोरी सही लिखते हैं, वो तीनों में वो मुश्किल है। तो अगर आती है आपको स्टोरी फिर तो ठीक है, नहीं तो अपने पास से अगर आपने स्टोरी लिखनी है मुख्तसर लिखें। अच्छा जी, अब ये लेटर है एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC। लेटर है क्या भाई? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखें रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू लेंड यू सम बुक्स, कि आपको कुछ किताबें उधार दे दें बिल पढ़ने के लिए और इम्तहान की तैयारी के लिए। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, March 13, 2024। यहाँ पे एक लाइन की स्पेस दे दें नीचे। ठीक है, डियर फ्रेंड, यहाँ पे भी स्पेस दे दें बेशक। अस्सलाम वालेकुम, आई होप दैट यू आर इन गुड हेल्थ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी सेहत अच्छी है। माई एग्जामिनेशन हैज़ कम टू एन एंड, मेरे इम्तहान तो हो गए हैं। नाउ आई हैव नथिंग टू डू, अब मेरे पास करने का कुछ नहीं है, एक्सेप्ट टू वेट फॉर द रिजल्ट, सिवाय इसके कि मैं अपने जो नतज हैं इम्तहान के उनका इंतज़ार करूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर कर लूँ। आई नो, मैं जानता हूँ जानती हूँ दैट यू आर सो फॉन्ड ऑफ रीडिंग, कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। एंड यू टॉक्ड वंस, और एक दफ़ा तुमने मुझे बताया भी था अबाउट योर फाइन कलेक्शन ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे इंग्लिश के नावल हैं। एंड प्लेस, और ड्रामे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास नावल की किताबें हैं और ड्रामों की किताबें हैं। आई वॉन्ट टू borrow a few novels and plays, मैं कुछ नावल और ड्रामे उधार लेना चाहती हूँ फ्रॉम यू, आपसे। आई होप दैट यू विल नॉट रिफ्यूज, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनकार नहीं करेंगे। आई अश्योर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ दैट आई शैल टेक गुड केयर ऑफ योर बुक्स, मैं तुम्हारी किताबों की अच्छे से देखभाल करूंगी। आई शैल ट्राई टू रिटर्न these बुक्स, मैं इन किताबों को वापस करने की कोशिश करूंगी एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। पे माई कम्प्लीमेंट्स, मेरे मेरे तरफ से सलाम कहना टू योर पेरेंट्स, अपने वालदेन को। योर सिंसियरली, आपका मुखलस, आपकी मुखलस,
एक्स वाई जी यहाँ पे इसी तरह से आपने इसको लिखना है। तो लेटर जो है भाई वही बेहतरीन चॉइस है। And Hadi, read the following paragraph carefully, passage carefully, and answer the questions are given at the end. ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ें और आखिर में सवालों को जवाब दें। A tailor ran a shop in a bazaar. एक दर्जी की बाजार में दुकान थी। An elephant used to go to the river through that bazaar. एक हाथी वहां से गुजरा करता था, बाजार जाया करता था। The tailor gave him a bun every day. दर्जी हर रोज उसको एक रोटी देता था, बन बन देता था। ये डबल रोटी होती है। One day the tailor pricked a needle। एक दिन टेलर ने सुई चबो दी into the trunk of the elephant। हाथी की सूंड में। The elephant became angry। हाथी नाराज हो गया। But went away। लेकिन चला गया। On the turn वापसी पर he filled his trunk with muddy water। उसने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया, गदला पानी, ठीक है। On reaching the shop, दुकान पर पहुंचने पर, of the tailor, दर्जी की दुकान पर पहुंचने पर, he put his trunk into it। उसने अपनी सूंड जो थी वो दुकान के अंदर घुसेड़ दी। And sucketed the dirty water into the shop। और सारा गंदा पानी दुकान में फेंक दिया। of the tailor, दर्जी की दुकान में फेंक दिया। All the fine and new dresses, सारे अच्छे अच्छे और नए लिबास तो थे, of his customers, उसके ग्राहकों के, were spoiled, खराब हो गए। He was very sorry। उसको बहुत अफसोस हुआ for annoying the elephant। हाथी को नाराज करने पर। But it was no use crying over spilt milk। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तो क्वेश्चन है नंबर 1, where did the elephant go every day? हाथी हर रोज कहाँ जाता था? The elephant went to the tailor's shop। टेलर की दुकान पर जाता था। किधर गया भाई? The elephant went to the river through the बाजार every day। हाँ जी। हाथी बाजार से गुजर कर दरिया की तरफ जाता था। मैंने टेलर कह दिया। टेलर की दुकान के सामने से गुजरता था। The elephant went to the river through the bazaar every day। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? What did the tailor give him? टेलर हाथी को क्या देता था? The tailor gave the elephant a bun every day। टेलर हाथी को हर रोज एक बन देता था, डबल रोटी देता था। What mistake did the tailor make one day? एक दिन हाथी के टेलर दर्जी ने क्या गलती कर दी? One day the tailor pricked a needle into the trunk of the elephant। एक दिन दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। How did the elephant punish the tailor for his mistake? ये है, हाथी ने टेलर को उसकी गलती की क्या सजा दी? The elephant punished the tailor by sucking muddy water from his trunk into the tailor's shop। हाथी ने दर्जी को इस तरह सजा दी कि उसने अपनी सूंड में भरा हुआ गंदा पानी उसकी दुकान में फेंक दिया। Ruining the fine dresses of his customers। और उसके ग्राहकों के अच्छे कपड़े सारे खराब कर दिए। What is the moral of the story? कहानी का अखलाकी सबक क्या है? The moral of the story is it is no use crying over spilt milk। जब नुकसान हो जाए फिर रोने का कोई फायदा नहीं। याची सो शैल यू रीप। जो करेंगे जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ले लिया बागी ट्रांसलेशन। इस मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये देखें, मैं जो एंड वाली साउंड मेरी बड़ी हेल्प करती है। तो अलिफ जा रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे सुनाया जा रहा है तो एंड वाली साउंड है, अलिफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इज एम आर लगेगा, बीइंग भी लगेगा और थर्ड फॉर्म आएगी। दी अलिफ जा का मतलब होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है।
अलिफ की जगह छोटी या बड़ी हो सकती है। चलो, इस मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा है। द जजमेंट ऑफ दिस केस इज बीइंग अनाउंस्ड। ये खबर इश्तहारात में शाये हो चुकी है। ये भी पैसे वाइस है। दिस न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। आवर टीम वन द मैच। बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था। रहा जब बाजेगा इन्फॉर्म जरूर रहेगी। The old man was dozing in the room. क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे? ये इसको बेहतर कर लें, क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेलते रहे थे? अब जब से आ जाएगा तो फिर तैर रहे थे। ये पास्ट है। Had the players been playing for 40 minutes? बच्चे पहाड़ी जबानी याद कर रहे होंगे। फ्यूचर है, विल से लगेगा। द चिल्ड्रन विल बी लर्निंग, रहे आ गया तो इंफॉर्म भी आएगी। The children will be learning tables by heart. will के साथ इंक फॉर्म यूज करने के लिए हम दरम्यान में बी यूज करेंगे, क्योंकि will के फौरन बाद इंक फॉर्म नहीं आ सकती। तुमने मनी ऑर्डर वसूल कर लिया होगा। यू विल हैव रिसीव द मनी ऑर्डर। हम इम्तहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे। हम मेहनत करेंगे। वी विल वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। गेट थ्रू होता है पास हो जाना। अच्छा जी भाई, ये आ गया हमारे पास। अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते तो फिर उसके कहा है कि आप 10 सेंटेंसेस लिखने माय नेबर पर। ठीक है, तो हमने ट्रांसलेशन कर दी है, इसको हम छोड़ दें। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हैं ये 10 एक्टिवाइज पैसिवाइज। अच्छा, चेंज द वॉइस। अच्छा, एक्टिव है तो पैसिव करना है, पैसिव है तो एक्टिव करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा जी पैसिव है क्या एक्टिव है? तो 7 अल्फाज याद रखें। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन। इनके साथ अगर इंग फॉर्म आए तो एक्टिवाइज, और अगर इनके साथ थर्ड फॉर्म आए तो ये पैसिवाइज। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन। इसके अलावा एक वो जो है और निशानी याद रखें। जिस सेंटेंस में बीइंग होगा वो पैसिवाइज होगा। ठीक है, तो हाँ, पहली फॉर्म हो, दूसरी फॉर्म हो, इंग फॉर्म हो, तो वो फिक्रा एक्टिवाइज ही होता है, पैसिवाइज नहीं होता। दे आर बाइंग दिस हाउस। वो इस घर को खरीद रहे हैं, यानी ये घर खरीदा जा रहा। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। द बॉय मेक्स द पिक्चर। लड़का तस्वीर बनाता है। तस्वीर बनाई जाती है लड़के से। द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। नौशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। ये पैसे वाइज है। ठीक है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आ गई है। नौशाबा की मदद की जाती है खुर्शीद से। ठीक है, तो हम के इसका मतलब यह है कि खुर्शीद नशाबा की मदद करता है। खुर्शीद हेल्प्स नशाबा। उसके बाद है पांचवा है द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर। ये भी जो है बिन के साथ हर फॉर्म आ गई है, तो ये भी पैसिवाइज है, हमने एक्टिवाइज करना है। कुत्ते को नहीं मारा गया उससे, यानी उसने कुत्ते को नहीं मारा। शी हैज नॉट बीटन द डॉग। ही विल राइट लेटर। वो खत लिखेगा। एक खत लिखा जाएगा उससे। अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हिम। जी, ये वाला जो है ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी आपने क्या करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। आई होप किसी और वीडियो में मैं और बाकी वीडियो भी पिछले पेपरों की बनाऊंगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जाता हूँ। गुड बाय। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।